आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं जय बग्गा। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। आत्मिक संतुष्टि जो है वो सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग से ही मिलती है। डे बाय डे आपको मैनेजमेंट पे, टेक्नोलॉजी पे काम करना ही होगा। 18 या 19 साल की उम्र का था तब से मैंने व्यापार की शुरुआत करी। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्सियत जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जिस उम्र में लोग रोजगार की तलाश में भटकते रहते हैं, उस उम्र में इन्होंने संस्कारधानी के सैकड़ों लोगों को रोजगार देकर अपना एक नया मुकाम हासिल किया है, जो युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। चलिए बिना देरी किए आपको मिलवाते हैं युवा उद्योगपति जय बग्गा जी से और जानेंगे उनकी शुरुआत कैसे हुई और क्या है उनकी भविष्य की योजनाएं। सब कुछ जानेंगे उन्हीं की जुबानी। जय जी, सबसे पहले तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपके बचपन का सपना क्या था? क्या आप एक बिजनेसमैन ही बनना चाहते थे या फिर डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और ही आपने सोचा था? मैं बचपन में सब लोगों की तरह मेरा भी सपना था डॉक्टर या इंजीनियर बनने का। मैं इंजीनियरिंग भी मैंने अपनी कंप्लीट करी यहीं राजनांदगांव लोकल CIT कॉलेज से। इंजीनियरिंग करने के लिए मैंने IIT की तैयारी करने के लिए मैं कोटा राजस्थान भी गया पढ़ने के लिए। कोटा राजस्थान से मैंने 2 साल कोचिंग करने के बाद IIT पे अप्लाई भी किया। मेरा किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी हो गया था, बट वो चीज़ बेस्ट नहीं थी क्योंकि मुझे IIT ही चाहिए था। उसके बाद मैंने 1 साल और IIT की तैयारी करी, फिर भी सिलेक्शन नहीं होने के कारण मुझे NIT रायपुर, NIT के और एक दूसरे कॉलेज मिल रहे थे। बट बाद में फिर ऐसा सोच आया कि जब बेस्ट नहीं मिल रहा है तो व्यापार की जगत में, बिज़नेस में कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि कुछ बढ़िया हो, लोगों का उद्धार हो और समाज का उद्धार हो। तो वो व्यापार ही मुझे एक रास्ता नज़र आया जिससे मैं बहुत लोगों की मदद कर सकता था, बहुत लोगों के लिए रोज़गार पैदा कर सकता था और सबके लिए एक भलाई कर सकता था। जय जी, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि आपने अपने बिजनेस की जो जर्नी है उसकी शुरुआत कैसे की और किन बातों से ज़्यादा आप मोटिवेट हुए हैं? मैंने व्यापार की जगत 2012, जब मैं अनुमानित 18 या 19 साल की उम्र का था तब से मैंने व्यापार की शुरुआत करी। हमारा पारिवारिक बिजनेस था साइकिल का, जिसमें हम साइकिल मैन्युफैक्चर करते थे हमारी रेलिस साइकिल के नाम से, जिसमें हमने पूरे छत्तीसगढ़, उड़ीसा सब जगह हम साइकिल सप्लाई करते थे। मैंने साइकिल से ही अपना व्यापार शुरू किया था, अपने पिताजी के साथ हाथ बटाना, साइकिल के लिए लोगों से साइकिल में नई रेंजेस लेके आना। ये सब जो आज के मौजूदा जो जनरेशन्स थे, जो रेंजर साइकिल थी, पहले सब लोग पुरानी साइकिलें ही यूज़ करे जाते थे, जो साइकिलें जो आप गांव में देखते थे। बट शहरों के लिए जो साइकिल की जो रेंज थी वो मैंने अपने पिताजी के साथ जुड़ के फिर मैंने वो साइकिल की रेंज बढ़ाना चालू करी और वो रेंज को फिर हमने मार्केट में सेल करना चालू किया। जय जी, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि मौजूदा समय में आप किन किन क्षेत्रों में व्यवसाय कर रहे हैं? अभी हमारा जो व्यापार है वो हम इलेक्ट्रिक स्कूटर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं यहीं राजनांदगांव में। ये छत्तीसगढ़ का एक लौता प्लांट है और हमारे होटल्स भी हैं। हम किसानी का भी काम कर रहे हैं। हमारे पास टायर का, एमरॉन बैटरी का, इन चीज़ के भी व्यवसाय हैं। ट्रैक्टर का भी हमारे पास व्यापार है। हम ट्रैक्टर का भी राजनांदगांव, खैरागढ़, अपना मानपुर, मोहला, चौकी ज़िले में सब जगह हम व्यापार कर रहे हैं। जैसे कि जय जी आपने बताया कि आपकी ई-बाइक मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। ई-बाइक हमने जो छत्तीसगढ़ में सबसे पहला ई-बाइक का प्लांट डालने वाले रेलिस मोटो प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है। एक ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसका हमने छत्तीसगढ़ में सबसे पहले ये सोच लेके आए और हमने इलेक्ट्रिक, जैसे कि हमारे नितिन गडकरी जी थे जो रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, तो रिन्यूएबल एनर्जी की सोच से ही हमें इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक सोच आई और हमने इसका प्लांट यहाँ घोड़दा डोंगरगांव रोड में हमने इसका प्लांट लगाया और हम एक पहली कंपनी बने छत्तीसगढ़ की जो इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग करती है। और आज हम यहीं राजनांदगांव से बैठे बैठे कम से कम नई में भी 7 से 8 स्टेट में हमारे डीलर्स हैं। 70 से ऊपर हमारे डीलर हैं जो हमारे साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर हमारी सेल कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर के व्यापार में ही हमने करीब नई में भी 80 से 90 लोगों को नौकरियां दी हैं
और लोकल घोड़दा क्षेत्र के ही जो लोग हैं वो हमारे प्लांट में आके इस कार्य कर रहे हैं और स्कूटर बना रहे हैं। जैसे कि जय जी आपने बताया कि आप अपने बिजनेस के साथ ही लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, तो इससे आप जो बेरोजगार युवाएं हैं जो उनको आप कैसे मोटिवेट कर रहे हैं? बेरोजगार जो युवा हैं, मैं आमदन आजकल बहुत नॉर्मली ये चीज़ देखी जाती है कि बेरोजगारी की दर हमारे स्टेट में भी और हमारे देश में भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ते जा रही है। अच्छे पास आउट लोग, अच्छी जगह से इंजीनियरिंग किए हुए लोग, अच्छे BBA BCom MBA किए लोगों को अपने लोकल राजनांदगांव क्षेत्र में जॉब नहीं मिलती है। उनको जॉब के लिए बड़ी सिटीज़ जाना पड़ता है। वहाँ पे जो उनकी तनख्वाह है उस तनख्वाह में उनका घर चलाना और अपने परिवार के परिजनों को माता पिता इनके लिए भी कुछ पैसे यहाँ भेजना करना ये बहुत कठिन हो जाता है। तो हमने इसी कारण से हमने फार्मिंग का व्यापार चालू किया और फार्मिंग के लिए जितने भी जो छुरिया एरिया में हमने फार्मिंग का व्यापार चालू किया, उस एरिया के जितने भी युवा हैं, वहाँ के जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनको हमने वहाँ पे एक ऐसी तकनीकी लगाई है, इजराइलियन कंपनी की एक ऐसी तकनीक लगाई है कि हर चीज़ ऑटोमेशन से चलती है। वो सिस्टम को समझना, वो सिस्टम को चलाना, हमने वहाँ पे कम से कम हमारे पास डेली 300 से 350 लेबर वहाँ पे व्यवसाय करती है और लोग करते हैं, जिसमें वहाँ के जो पढ़े लिखे युवा हैं वो सुपरवाइज़र भी हैं, वो इतनी बड़े प्लांट को चला भी रहे हैं और आगे उनको हम ये भी सिखाते हैं कि आप नर्सरी कैसे बनाएं। छोटे छोटे पौधों की नर्सरी बनाना हम उनको सिखा रहे हैं ताकि कल को वो नर्सरी का व्यापार हो, खाद बीज का व्यापार हो और वो वहाँ से एक अच्छे एग्रोलॉजिस्ट बन के निकल पाएँ, ताकि कल को उनके लिए ये रोज़गार इनके लिए व्यवसाय बन जाए, ताकि वो दूसरे किसानों को गाइड कर पाएँ और उससे 2 पैसा कमा भी पाएँ। जय जी, अभी आपने इजरायली कंपनी के बारे में जिक्र किया है, तो इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। इजरायली कंपनी का एक ऑटोमेटेड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आता है। आप खेत में जो अपन फसल लगाते हैं उस फसल को एक अनुमानित, आप ना ज़्यादा मात्रा में पानी दे सकते हैं ना कम मात्रा में पानी दे सकते हैं। वही चीज़ खाद दवाई इन चीज़ों पे भी ये अमल करना ज़रूरी है। अगर आप पेड़ों पौधों को सही मात्रा में पानी खाद बीज सब अगर प्रोवाइड करवाएंगे तो उससे उसका प्रोडक्शन डबल हो जाएगा, डबल ट्रिपल हो सकता है। तो उससे एक आम किसान को पैसे कमाने के लिए बहुत अच्छी राह है। और जितनी फसल ज़्यादा आएगी उतने आपके पास वहाँ पे आपको लोडर मिलेंगे, लोडर से आप लोडिंग कर पाएंगे, बजाय आप गाड़ी करके छोटा छोटा माल लेके अगर आप मंडी में आएंगे तो उससे आपका ज़्यादा नुकसान है। जय जी, जैसे कि आपके होटल, टायर और ई-बाइक और फार्मिंग सहित कई सारी बिजनेस है, तो आपको किस बिजनेस में ज़्यादा आत्मिक संतुष्टि मिलती है? आत्मिक संतुष्टि जो है वो सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग से ही मिलती है। वो नेचर से रिलेटेड व्यापार है, उसमें लोगों को रोज़गार बहुत अच्छा है। हम फार्म जाते हैं, वहाँ पे हमारे जो आगे के जो सपने हैं वो उस फार्म को लेके ही आगे डेवलपमेंट करने का हमारा पूरा सपना है। जैसे कि जय जी, बिजनेस के क्षेत्र में कभी प्रॉफिट या लॉस ऐसे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और कई सारे चुनौतियां भी आती हैं, तो आप इसे कैसे पार करते हैं? जी, ये तो आमदन रोज की बात है कि रोज ही डेली बिजनेस में प्रॉफिट लॉस भी होते हैं, डेली चुनौतियां भी आती हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे गुजरना पड़ता है। इससे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर होता है, घबराने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप समय दीजिए, पेशेंस रखिए, बिल्कुल आराम से आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। ऐसी कोई दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिससे आपको प्रॉब्लम आए निकलने में, हर चीज़ का सॉल्यूशन ज़रूर उपलब्ध है। जैसे कि हम किसी बिजनेसमैन को देखते हैं, उनके सक्सेस के राज के बारे में हम जानना चाहेंगे, तो आपके सक्सेस के पीछे का राज क्या है? मेरी सक्सेस के पीछे का राज सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पिताजी हैं, इसके अलावा और कोई राज नहीं है। मैं सिर्फ अपने पिताजी के बनाए हुए नक्शे कदम पे ही आगे बढ़ रहा हूं और वही एक कारण है जिससे मुझे सफलता मिल रही है और आगे भी वो मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं और मैं उनके दिखाए हुए मार्ग में ही आगे बढ़ रहा हूं।
आप अपने पिता से क्या क्या सीखे हैं, और जैसे कि बिजनेस कुछ टिप्स हमारे दर्शकों को अगर आप बताना चाहें। बिजनेस टिप्स सिर्फ यही है कि आप व्यापार करने में आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में आपको लागत लगानी पड़ेगी, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अपने कस्टमर को, जो भी आपके कस्टमर है, आप जो जिस प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, उनकी संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कस्टमर उस प्रोडक्ट से या उस चीज़ से अगर संतुष्ट है, तो आपको व्यापार में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप सिर्फ और सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन में ही बिलीव रखें, प्रोडक्ट क्वालिटी में बिलीव रखें और आगे बढ़ें। आपके उद्योग में नवाचार और तकनीकी की भूमिका क्या है, और आप इसका उपयोग कैसे करते हैं? क्योंकि बिजनेस करना और इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना, इसे किस तरह से आप हैंडल करते हैं? जी, ये बहुत अहम चीज़ है बिज़नेस को लेके। आपको मैनेजमेंट है, आपकी टेक्नोलॉजी है, डे बाय डे आपको मैनेजमेंट पे, टेक्नोलॉजी पे काम करना ही होगा अगर आपको एक सफल बिजनेसमैन बनना है। तो टेक्नोलॉजी से बात आई, हमने जितनी भी टेक्नोलॉजी ली है, अभी जो हमारे इलेक्ट्रिक बाइक की जो टेक्नोलॉजी है, वो पूरी टेक्नोलॉजी हम चाइना जाके 15-20 दिन 25 दिन मैंने खुद गया चाइना, वहाँ रहा, वहाँ की पूरी टेक्नोलॉजी सीखी। वहाँ के टेक्नोलॉजी से आके यहाँ दिल्ली में एक आदमी से पूरी असेंबली की लाइन हमने बनवाई। हम सिर्फ और सिर्फ लिथियम को छोड़ के कुछ भी चीज़ पूर्ण कोशिश करते हैं कि हमें किसी भी दूसरे अन्य देश पे निर्भर ना होना पड़े। वह जैसे कि मैंने आपको बताया, खेती में भी हमने बहुत सारी चीज़ें हम टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं। हमारे जो पेड़ लगाने के तरीके हैं, जो मल्चिंग लगाने के तरीके हैं, इसमें हर चीज़ में हम मशीन का उपयोग करते हैं। कोई भी चीज़ हम बिना टेक्नोलॉजी से करने की कोशिश नहीं करते हैं। टेक्नोलॉजी ही आगे सफल जीवन, सफल व्यापार का एक ही मकसद है, वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पे आपको भरोसा रखना पड़ेगा। कोशिश पूरी करिए कि आप जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, वो टेक्नोलॉजी आप भारत की बनाई गई टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करें। हर चीज़ यहाँ हमारे देश में उपलब्ध है। अभी आपने बताया कि आप चाइना गए थे और चाइना में आपने वहाँ के टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हासिल की, तो आपका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और ये भी बताइए कि भारत और चाइना की टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है? जी, टेक्नोलॉजी में अंतर कुछ भी नहीं है, सिर्फ तरीका डिफरेंस ये है दोनों देशों में कि दोनों देशों की इम्प्लीमेंट करने के तरीके अलग हैं। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, वो एक नॉन डेमोक्रेटिक देश है, तो चीज़ें वहाँ कठिन है। हमारे देश में चीज़ें बहुत आसान है, बजाय हमें सिर्फ और सिर्फ मेहनत करके उन चीज़ों को, उन रिसोर्सेज को ईजिली अवेलेबल करना है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में आप देख लीजिए, ऐसी कोई रिसोर्स नहीं है जो एक व्यापार करने के लिए, एक इंडस्ट्री बनाने के लिए, जिसकी किसी भी चीज़ की हमारे राज्य में कुछ कमी हो। ना आपको यहाँ पानी की कमी है, ना बिजली की कमी है। सरकार की इतनी अच्छी उच्च कोटि की सब्सिडी स्कीम्स हैं कि आप आराम से, आसानी से बड़ा उद्योग शुरू कर सकते हैं। तो हमारे राज्य में भी, भारत देश में तो मतलब बहुत चीज़ें उपलब्ध हैं ही, इवन हमारे राज्य में भी बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे अवेलेबल हैं जिसको हमें सिर्फ पहचानने की और इम्प्लीमेंट करने की देरी है। तो उसके लिए हमें इसकी पहचान कैसे करनी चाहिए? आपको पहचान करने के लिए हमारे सरकार ने बहुत अच्छे पूरे हर ज़िले में एक DIC करके, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री कॉरपोरेशन करके, DIC करके एक विभाग बनाया हुआ है, उद्योग विभाग। उद्योग विभाग आपको हर ज़िले में उपलब्ध होगा। आप उद्योग विभाग में जाइए, वहाँ आपको पूरी सब्सिडी की जानकारी, लैंड एलोकेशन की जानकारी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ज़मीन भी मुहैया कराती है, आपको उस ज़मीन में प्लांट डालने के लिए सब्सिडी भी देती है। सब्सिडी के बाद जो आपको ब्याज लगता है लैंड, आपको प्लांट बनाने में, उसकी इंटरेस्ट की भी सब्सिडी देती है। इतनी सुविधाएं हमको यहाँ पे मिलती हैं। ये चीज़ें वहाँ चाइना में या किसी अन्य देश में उपलब्ध नहीं है। तो हमारा देश की हर सरकार इस बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए बहुत से अच्छा कदम उठा रही है। जैसे कि उद्योग के क्षेत्र में एक सामाजिक और पर्यावरण क्या जिम्मेदारी रहती है, और इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? जी, सबसे पहले मैं आपको पर्यावरण के बारे में बताना चाहूँगा। हम जो पहले उद्योग करते थे, चाहे वो होटल है, चाहे टायर है, चाहे ट्रैक्टर है, इससे पर्यावरण को हालांकि हानि नहीं पहुंचती। ना कि हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी जो काम कर रहे हैं, इससे भी पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती। बजाय हमने जो छुरिया में जो मैं आपको फार्मिंग की जिक्र कर रहा था, उस फार्मिंग में हमने नई में वहाँ पे कम से कम 3 से 4 लाख पौधे हमने लगा रखे हैं, जो आगे चल के इस पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे और वहाँ का वातावरण
वहाँ का जो एयर क्वालिटी AQI इंडेक्स है वो हमारे शहरों से और राजनांदगांव शहर से और दिल्ली के शहरों से तो 10 से 12 गुना ज़्यादा अच्छा है। और सामाजिक, रही बात सामाजिक की, तो हमारा आगे एक ही विचार है इस समाज को लेके कि हम छुरिया में एक अपने रेलिस के एक NGO के अंडर में एक स्कूल का भी निर्माण करें और एक अस्पताल का भी निर्माण करें, ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं उनको एक अच्छी शिक्षा और अच्छा इलाज एक इलाज मिल सके। आप उद्योग के क्षेत्र में आगे की क्या भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं? आपका लक्ष्य क्या है और उन्हें प्राप्त करने के लिए और क्या नए नए कुछ तरीके आप अपनाना चाहते हैं या फिर नई चीज़ों को आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं कि लोग उससे सीखें और आगे बढ़ें? जी, उद्योग के लिए लक्ष्य तो ऐसा कुछ होता नहीं। हाँ, विज़न सबके पास होता है। मेरे पास भी 4-5 साल का एक विज़न है कि मुझे किन चीज़ों पे काम करना है, किन चीज़ों पे आगे बढ़ना है, तो मेरे पास भी वो विज़न है। लक्ष्य तो ऐसा है कि ऊपर वाला जहाँ तक ले जाए, हम बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए, उड़ने के लिए तैयार हैं। मोदी सरकार लगातार आत्मनिर्भर भारत की बात करे तो उस दिशा में आपका क्या सोचना है और आप किस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं? जी, मोदी सरकार है जो हमारे भारत की, वो लगातार आत्मनिर्भर भारत पे ज़रूर बात कर रही है। और आत्मनिर्भर भारत का बनना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है हमारे देश के आगे बढ़ने के लिए, देश की ग्रोथ के लिए, देश की GDP ग्रोथ के लिए। ये अगर भारत का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बन जाए तो हम बड़े बड़े देशों से जो चीज़ें हम लेके आ रहे हैं और उसको यहाँ बेचा जा रहा है, वो हमारे भारत के लोग आराम से उन चीज़ों को यहाँ बना सकते हैं, हम उसी से व्यापार कर सकते हैं। मुझे मोदी जी की एक चीज़ और बहुत अच्छी लगती है, जो मोदी जी वोकल फॉर लोकल बोलते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है व्यापार के लिए। अगर आप लोकल व्यापारियों को अगर आप बढ़ावा नहीं देंगे, इसके बजाय आप MNCs से या बाहर की कंपनी से आप व्यापार करेंगे, तो वो जो फंड है, वो जो पैसा है, वो देश के बाहर जाएगा और देश की तरक्की पे वो मुझे ऐसा, ये मेरी पर्सनल सोच है कि देश की तरक्की पे आप खुद एक रुकावट बनते हैं अगर आप वोकल फॉर लोकल के बजाय बाहर देशों की MNCs से अगर आप व्यापार करते हैं तो। क्योंकि जो व्यापार हम यहाँ पे करेंगे उसका टैक्स भी हमारे बिजनेसमैन भरेंगे, टैक्स पेयर्स भी बढ़ेंगे, आपको जो मिलने वाली जो सरकार से जो सुविधाएं हैं वो भी बढ़ेंगी। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ का समर्थन करता हूँ। आत्मनिर्भर भारत का समर्थन बहुत ही ज़्यादा हर व्यापारी के लिए, हर मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। जय जी, जब आप अपने बिजनेस की शुरुआत आपने की थी तो किन मुश्किलों से आपको गुजरना पड़ा? कभी ऐसा कोई वक्त आया जब आप काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए थे? जी, जब मैंने व्यापार की शुरुआत की थी तब ऐसे कुछ स्टेप्स था, नासमझी में बोल लीजिए या ज़िद में बोल लीजिए, जो मैंने स्टेप्स लिए थे, तो उससे हमें एक मुनाफा नुकसान के जो बात है उसमें हमें हानि पहुंची थी। बट उन चीज़ों को आपको पेशेंटली भूलना पड़ेगा और आगे एक बड़ा विजन लेके आपको आगे चलना पड़ेगा। व्यापार में रोज़ मुनाफा घाटा ये सब होते ही रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। बट आपको उन चीज़ों को भूल के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तरक्की बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं है। जय जी, आपके कार्य क्षेत्र में आपने कोई बड़ी गलती की है जिससे आपने कुछ सीखा हो और हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए? जी, गलती तो ऐसी मुझे ख़ास याद नहीं है, पर हाँ ज़रूर मेरे से छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, पहले भी होती थी, शायद आज भी होती रहती हैं। जो व्यक्तिगत रूप में अमूमन हर इंसान से गलतियाँ हर आमदन रोज़दन में होते रहती है। बट मैं युवाओं को जो संदेश की बात है, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी सफलता की सीढ़ी या कोई भी बड़ा मुकाम आप डायरेक्ट आप पहुँच नहीं सकते। आपको सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना रहेगा। आप चाहे दुनिया में खेती से ही आप ले लीजिए, आप कोई भी फसल लगाएं, उस फसल को, उस छोटे से पौधे को बोने के बाद आपको उसको सींचना पड़ेगा, आपको उसको ध्यान देना पड़ेगा, उसकी दवा है, उस पे पानी है, खाद है, बराबर आपको उसको 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, कुछ फसल साल भर की भी होती हैं। हर व्यापार का यही नियम है। कुछ व्यापार 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कुछ व्यापार सालों साल बाद ही पनपते हैं। तो आपको उसके लिए पेशेंस रखना होगा और पेशेंस ही एक रीज़न है। और रोज़ का ध्यान, रोज़ का उस पौधे का बोल लीजिए चाहे व्यापार का बोल लीजिए, वो ध्यान देना ही आपको एक सफल व्यापारी या सफल बिजनेसमैन बनाएगा। जय जी, आज के जो युवा है अगर वो बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
आप अगर व्यापार के जगत में आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम हैं। मैं उन्हें एक ही सलाह देना चाहूँगा कि वो एक व्यापार शुरू करने से पहले प्रोडक्ट का नॉलेज लें। प्रोडक्ट नॉलेज के बाद अपने माइंड को एक क्लियर विजन रखें कि मुझे यही व्यापार करना है। मैं बहुत अमूमन देखता हूँ लोगों को कि व्यापार के बारे में, मैं आज बिजली की दुकान खोल लेता हूँ, कोई बोलता है मैं आज नल बेच लेता हूँ, कोई बोलता है मैं होटल खोल लेता हूँ, कोई कैफ़े खोल लेता है। तो आप जल्द से जल्द उस व्यापार को चलाएं और उसके बाद आप निराश ना होएं कि आप 3 महीना 4 महीना व्यापार नहीं खड़ा हुआ तो आप निराश हो गए। निराश होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। व्यापार में पेशेंस रखें, समय दें और बिल्कुल आपकी सफलता आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जय जी, ये हमारा आखिरी सवाल है। जैसे कि बाइक और जो कार है उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण होते हैं और आपका ई बाइक का बिजनेस है, तो इसमें ई बाइक की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है और ये वातावरण को किस तरह से सुरक्षित रखेगा? जी, ई बाइक आपको एक नहीं, ई बाइक के बहुत अनेक फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा जो आपने खुद ने डिस्कस किया, वातावरण प्रदूषण का। वातावरण प्रदूषण का जो हम पेट्रोल और डीजल से जो वातावरण प्रदूषण कर रहे हैं, ये आप आज की डेट में दिल्ली हो चाहे जितनी भी हमारी महानगरी है, उससे आप डेली वहाँ की एयर क्वालिटी के बारे में या वहाँ के प्रदूषित वातावरण के बारे में आपको जानकारी होगी। दूसरा, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम। पेट्रोल और डीजल के जो बढ़ते दाम हैं और जो ई व्हीकल को जो चलाने के जो दाम हैं, वो अमूमन 100% अगर आप पेट्रोल गाड़ी पे अगर आपको 100 रुपये का तेल लगता है तो वही चीज़ जो 50 किलोमीटर जो गाड़ी चलती है वो हमारी 10 से 11 रुपये में एक चार्जिंग में वो गाड़ी 50 से 60 किलोमीटर चलती है। हमारे पास हर रेंज की गाड़ियाँ उपलब्ध हैं। लोगों के बहुत से ये सवाल रहते हैं कि हम इलेक्ट्रिक स्कूटर लेंगे तो हमें अगर 80 किलोमीटर चलना है, 100 किलोमीटर चलना है या 150 किलोमीटर चलना है, तो डे बाय डे, जैसे कि हमने टेक्नोलॉजी की बात करी थी, हमने भी वो टेक्नोलॉजी लेके आए हैं जो बाहर की कंपनीज लेके आई हैं। चाहे बड़ी बड़ी कंपनीज हों, जो बड़े बड़े हमारे देशों में जिन पहले से व्यापार कर रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, उनके साथ ही हमने कंपटीशन करते हुए हमने भी वो बैटरीज उपलब्ध कराई हैं अपने कस्टमर्स को। हम भी वो वारंटी, वो गारंटी कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आप मेरी पर्सनल राय लें तो इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको फाइनेंशियली तो फ़ायदा पहुंचाता ही पहुंचाता है, समाज के लिए, पर्यावरण के लिए भी इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बहुत फ़ायदेमंद सौदा है। धन्यवाद जय जी, आप यहाँ हमारे स्टूडियो में आए। आपके विचारों और मार्गदर्शन से ज़रूर हमारे दर्शकों को प्रेरणा मिलेगी। जी धन्यवाद। अभी हमारे साथ मौजूद थे युवा उद्योगपति जय बग्गा जी, जिन्होंने काफ़ी कम उम्र में उद्योग के क्षेत्र में अपना नाम बनाया है, जो कि ज़िले सहित पूरे प्रदेश में इनकी ख्याति है। इन्होंने उद्योग के क्षेत्र में कई बेरोजगारों को रोजगार भी दिए हैं। यही नहीं, इन्होंने कई सामाजिक क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया है। आज के हमारे सेगमेंट में फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, मैं हूं जय बग्गा। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। आत्मिक संतुष्टि जो है वो सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग से ही मिलती है। डे बाय डे आपको मैनेजमेंट पे, टेक्नोलॉजी पे काम करना ही होगा। 18 या 19 साल की उम्र का था तब से मैंने व्यापार की शुरुआत करी। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।